सेकंड है यूपीएससी की, पीटी की। तो यूपीएससी हमसे पूछता है इसमें 4 ऑपरेशन दे दिए। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी का है, पर्शियन गल्फ में सिक्योरिटी देने के लिए। ऑपरेशन मैत्री हमने नेपाल के साथ करा था जब नेपाल में भूकंप आ गया था। ऑपरेशन सद्भावना ये हमने किया था, हमारी इंडियन मिलिट्री ने किया था, इंडियन मिलिट्री कर रही है अभी भी, उसके लिए ये मतलब हेल्प करने के लिए जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन मदद हमारा केरला में आया था 2018 में, ठीक है। मैत्री 2015 में गल्फ पर्शियन गल्फ में सुरक्षा देने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है अभी भी कश्मीर में टेररिस्ट को मारने के लिए। डीआरडीओ ने ना एक सक्सेसफुल ट्रायल किया है, VSORDS, मतलब इसका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का किया है। चंडीपुर में किया है, उड़ीसा में 3 फ्लाइट की है। एक तो ये पोर्टेबल है, मतलब मैन पोर्टेबल है, कंधे पे रख के आप मिसाइल फायर कर सकते हो, है ना। इसमें यूज मिनिएचर रिएक्शन है, इक्विप्ड विद इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स थंडर वो है, लो एल्टीट्यूड, ठीक है। अब एक इंडियन बांग्लादेश बंधु सागर, अब बोंगो समझ गया, बांग्लादेश की है। और सागर मतलब मान लो ये नेवी की है, 2019 से हो रही है। हर साल नेवी बांग्लादेश और इंडियन नेवी करती हैं, इस बार बे ऑफ बंगाल में हुई थी, ठीक है। एंटी काउंटर टेररिस्ट और ये सागर पार्ट ऑफ इंडिया सागर इनिशिएटिव का ही पार्ट है ये। एयरबस 385 एयरबस थ्री एयरबस C295 एयरक्राफ्ट है, ये पहला एयरक्राफ्ट होगा जो इंडिया में बनेगा। और ये ना ये हमने, और एयरबस स्पेन की कंपनी है, टाटा 56 का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 40 हमारे इंडिया में बनेंगे और 16 वहाँ से बन के आ जाएंगे। टाटा एडवांस में इसमें बनाएगा, और ये 9.5 टन वजन उठा सकता है, 5,000 किलोमीटर की कैपेसिटी है। और ये ट्रुप और कार्गो दोनों के लिए है, और तुम्हारा ये पहला एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में बनेगा, ठीक है। देन यूपीएससी हमसे पूछता है सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से देश का है, लैंड बॉर्डर, ये सबको पता है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट है। फिर इसने हमसे भी पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, जैसे मिजोरम बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, हाँ जी करता है। वेस्ट बंगाल करता है नेपाल एंड भूटान के साथ, हाँ जी करता है। आसाम करता है भूटान एंड बांग्लादेश के साथ, हाँ जी करता है। फिर इसने हमसे 2-3 दे दिए, जैसे ये कजाकिस्तान दे दिया, और कजाकिस्तान के साथ में दे दिया हमसे ये कौन सा है, तीसरे नंबर पे ये दिया था इसने हमसे कजाकिस्तान के साथ में, ताजिकिस्तान। और ये है ये अराल सी, ये कैस्पियन सी है ना, जिसमें कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सी में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। फिर हमसे एक बार इसने बोला कि ना कि म्यांमार इंडिया चाइना के अलावा किस से बॉर्डर शेयर करता है, थाईलैंड लाओस और बांग्लादेश से। देन फिर लैंड बॉर्डर आ गया, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किसका है, कनाडा एंड यूएसए का है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंडोहेरिक बेसिन कैस्पियन सी है। एंडोहेरिक बेसिन वो होते हैं जहाँ पर समुद्र और नदी में पानी नहीं गिरता, या तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, या फिर पानी किसी झील में गिर जाता है, ये कैस्पियन सी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंडोहेरिक बेसिन। डीपेस्ट अंडर सी ट्रेंच अटलांटिक ओशियन में है, डीपेस्ट अंडर सी ट्रेंच इन अटलांटिक ओशियन, जिसका नाम है पेट्रो रिको ट्रेंच। हाईएस्ट नेविगेट लेक टिटिका लेक टिटिकाका ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, कॉन्गो रिवर हो गई। और ये फोर्ज्ड ये लार्जेस्ट फोर्ज्ड ये स्कोर बाई सन इन ग्रीनलैंड, फोर्ज ग्लेशियर से बनते हैं, जो बीच में से नाव गुजरती है ना वो। न्यू बैथमेट्रिक मैपिंग ने सबसे बड़ा वोल्केनो बताया है इसको, लार्जेस्ट शील्ड वोल्केनो है हवाई में, पोहा मान लो, पोहा है ना। ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे, अटकामा डेजर्ट चिली में। और लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है मैमथ केव केंटकी यूएसए, है ना। लार्जेस्ट सैंड आइलैंड है ये तुम्हारा, फेदर आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, फेदर आइलैंड। सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट इरबस, सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट इरबस अंटार्कटिका में, ठीक है। फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है तुम्हारा अमेजोन रिवर है। और वर्ल्ड डार्क केव चैम्बर वॉल्यूम
वर्ब वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रस्ट केव चैम्बर बाय वॉल्यूम, मियाको रूम चाइना। ठीक है। लार्जेस्ट डेल्टा बाय सेडिमेंट लोड एक्टिव डायनेमिक प्रोसेस। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है वो सुंदरबन डेल्टा बनाता है भाई, आसाम पुत्र जो सुंदरबन डेल्टा है। लार्जेस्ट कोरल अटोल बाय लैंड एरिया, क्रिसमस आइलैंड इन पैसिफिक। लार्जेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज साउथ, ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ये मिड अटलांटिक रिज है ना। लोवेस्ट एक्सपोज्ड अर्थ सरफेस, ये तुम्हारा है डेड सी में है ना। लोवेस्ट एक्सपोज्ड लैंड सरफेस। लार्जेस्ट एक्टिव ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लेंथ, लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन टर्म ऑफ लैंड, ठीक है, इसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। वार्मेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑन अर्थ, डलोल इथोपिया है ना, वार्मेस्ट है ये। लार्जेस्ट इम्पैक्ट कर्टर विजिबल ऑन अर्थ सरफेस, वेडे फोर्ट क्रेटर, ठीक है, वेडे फोर्ट क्रेटर है जो लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर दिखता है, मतलब लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर विजिबल ऑन अर्थ सरफेस, वर्डे फोर्ट क्रेटर इन साउथ अफ्रीका। कैनेडियन शील्ड इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट इन द अर्थ, ठीक है। लार्जेस्ट वाटरफॉल इंगा वाटरफॉल है कॉन्गो रिवर में। कॉन्गो रिवर दो बार नाम आ गया, इक्वेटर को 2 बार काटती है। लॉन्गेस्ट अनरिप्टेड, ये कॉक्स बाजार बांग्लादेश में अनरिप्टेड सैंड बीच है 120 किलोमीटर का। अब अफ्रीका के बारे में आते हैं। लेक तंगा मान लो तंजानिया, कॉन्गो, बुरुंडी एंड जाम्बिया, DR डोमेटिक। ये लेक तंगाइका ये तुम्हारा तंजानिया में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी एंड जाम्बिया। एक तुम्हारा दारकेशनबर्ग माउंटेन साउथ, जो लॉन्गेस्ट, ये जो डार्कन बक्स माउंटेन साउथ अफ्रीका में है। इसकी बाउंड्री के साथ चलते जाते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री के साथ चलते जाते हैं। ग्रेटर रिफ्ट वैली इथोपिया से दिखती है, मोजाम्बिक की तरफ। एशिया में स्टेट ऑफ मलक्का है, मलाई पेनिनसुला और आइलैंड सुमात्रा के बीच में। कैस्पियन सी का बॉर्डर है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया। देखो ईरान और अजरबैजान दोनों दोस्त हैं, ईरान और अजरबैजान दोनों दोस्त हैं, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों दोस्त हैं, और रशिया तो भाई है ही बदतमीज। अम्मू दरिया और सिरिया दरिया नदी हैं, अराल सी में बहती हैं। अराल सी मान लीजिए आप, कजाकिस्तान का है अराल सी। और ये तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? तीसरे नंबर पर है उज्बेकिस्तान और उसका बीच में है अराल सी। अब मान लीजिए आप मैकोंग रिवर, चाइना, म्यांमार, लाओस, ठीक है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, है ना। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। इंग्लिश चैनल यूके एंड फ्रांस। ब्लैक सी, रोमानिया और बुल्गारिया एक तरफ, रशिया यूक्रेन एक तरफ, अजरबैजान और टर्की एक तरफ, नहीं जॉर्जिया और टर्की ब्लैक सी में एक तरफ, रशिया यूक्रेन एक तरफ, बुल्गारिया और रोमानिया एक तरफ। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन एंड मोरक्को। कारपाथियन माउंटेन आर्क अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, पासिंग थ्रू रोमानिया एंड स्लोवाकिया। बाल्कन पेनिनसुला है, ये आर्कटिक सी है ना, आर्कटिक सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, यहाँ पर इसके आसपास पड़ता है बाल्कन पेनिनसुला के पास कौन सा सी पड़ता है? मेडिटेरियन सी पड़ता है, ब्लैक सी पड़ता है, आर्डियाटिक सी पड़ता है। साउथ अफ्रीका में ग्रेन चाओ लार्जेस्ट प्लेन है, साउथ अफ्रीका में ग्रेन चाओ, जिसमें बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। स्टेट ऑफ मैलेगन, ये स्टेट ऑफ मैलेगन है, ये साउथ अमेरिका को अलग करता है ट्रे डेल फ्यूगो से। ओरिनाको रिवर, ये वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में बहती है। गेनुआ हाईलैंड है, ये ब्राज़ील, गेनुआ हाईलैंड ब्राज़ील, नॉर्थन ब्राज़ील, वेनेजुएला एंड गुयाना, नॉर्थन ब्राज़ील, वेनेजुएला एंड ये। अब ये बास स्ट्रेट, ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ना। और टॉरेस स्ट्रेट नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा है
एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा कि एथिक्स कमेटी पहले एक एडॉक कमेटी थी। हाँ भाई, पहले एक एडॉक कमेटी थी, मान लिया। फिर इसने बोला था कि इसमें केवल ओनली मेंबर कंप्लेंट कर सकते हैं, लोकसभा मेंबर, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक। ये गलत है भाई, कोई आम बंदा भी कर सकता है कंप्लेंट, और वो खुद सुओ मोटो भी दे सकती है। और ये ठीक है कि जो जो कोर्ट में चल रहा है उसको आप उसको उससे नहीं टकराओगे, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट के बारे में पढ़ लिया। इसके 25 मेंबर होते हैं, नहीं भाई, है ना। लोकसभा में इसके मैक्सिमम 25 मेंबर हो सकते हैं, नहीं भाई 25 मेंबर कैसे क्यों होंगे। अब ये ठीक है भाई, ये कैग की रिपोर्ट को करता है और सरकार के खर्चों की जांच करता है ये। स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे पूछा, क्या पूछा, कमेटी ऑन एस्टीमेट की लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, कमेटी एस्टीमेट कमेटी है। फिर एक कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये देखती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट काम कर रहा है और एजुकेटिव जो लॉ वो बन रहे हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, नहीं बन रहे, सही प्रोसेस हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ये एक कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखती है। देन एथिक्स कमेटी, हाँ ठीक है भाई, शुरू में एडॉक कमेटी के रूप में बनी थी और ये 2000 में बनी थी। लेटर बिकम अ परमानेंट कमेटी, है ना। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रोसीजर एनी पर्सन नॉट जस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट जस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट टू द स्पीकर, एंड स्पीकर उस मामले को एथिक्स कमेटी को ट्रांसफर कर देगा। कमेटी जिस मैटर को नहीं छूती, जो मैटर सब जुडिस है। अब फाइनेंशियल कमिटीज़ की बात आते हैं। ये पार्लियामेंट पे ये फाइनेंशियल ओवरसाइट रखती हैं पार्लियामेंट की तरफ से। ये स्टैंडिंग कमेटियाँ मतलब ये हमेशा बनी रहती हैं, पर ये हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब लोग बदलते हैं। पहली बार तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी 1921 में बनी थी, 1999 के एक्ट के थ्रू। इसके 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। हर साल एनुअली मेंबर इलेक्टेड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफर वोट की तरह होते हैं। 1967 से एक कन्वेंशन चल रहा है कि इसका जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन से होगा। ये एग्जामिन करती है क्या की रिपोर्ट को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करती है, और ना और ये हाईलाइट करती है कि भाई क्या क्या इरेगुलरिटी है। और ये सरकार की पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं करती, ओनली इम्प्लीमेंटेशन को क्वेश्चन करती है। और ये अपनी रिपोर्ट देती है दोनों हाउस में। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। 1921 में बनी थी पब्लिक अकाउंट कमेटी। 1919 के एक्ट के थ्रू 22 मेंबर हैं, 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा के। कैग की रिपोर्ट करती है ना। कैग की रिपोर्ट करती है। 1967 से एक वो बन चुका है कि भाई जो इसका वो होगा, अपोजिशन का लीडर होगा। और ना ये एनुअल वो कैग की रिपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं करती, ओनली इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन करती है। अपनी रिपोर्ट दोनों हाउसों में देती है। और दोनों एस्टीमेट कमेटी ये 1921 में बनी थी, पर 1950 में भारत सरकार में दोबारा बनी। जॉन मिथाई जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी उस पर इसमें 30 मेंबर होते हैं और 300 लोकसभा में होते हैं। इसके मेंबर वही इलेक्टेड में, वो स्टैंडिंग कमेटी है, इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड एनुअली बाय प्रोपोगेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बजट की स्टडी करती है, बजट एस्टीमेट की सजेस्ट करती है अल्टरनेट पॉलिसीज टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज। एग्जामिन करती है कि फंड भाई सही तरीके से यूज हो रहा है नहीं हो रहा। सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि भाई अपने आप एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी ये कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। ये इस कमेटी को डिस्क्राइब किया जाए कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है एस्टीमेट कमेटी को। लोकसभा की होती है 30 और लार्जेस्ट कमेटी है। दोबारा बता रहा हूँ, 1921 में बनी है। 1950 अंग्रेजों के टाइम में पहली बार 1921 में बनी थी। फिर आज़ाद भारत में पहली बार बनी जॉन मिथाई साहब की रिकमेंडेशन पर। 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा में कोई इसका वो नहीं है। ये इसके जो मेंबर होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बजट के एस्टीमेट को वो करती है, सजेस्ट करती है अल्टरनेट पॉलिसीज, जिससे आप इफिशिएंसी और इकोनॉमिक रूप से अच्छे बन चुको। एग्जामिन करती है फंड आर लेड आउट इकोनॉमिक एंड विदिन, मतलब फंड एग्जामिन करती है और इम्प्रूवमेंट करती है, सजेस्ट करती है कि भाई आप ये कर लो, इससे फ़ायदा हो जाएगा। इसे कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी के बोलते हैं। पब्लिक कमेटी ऑन अंडरटेकिंग 1964 में बनी थी। कृष्णा मेनन की पब्लिक कमेटी ऑन अंडरटेकिंग, है ना। कृष्णा मेनन के ऑर्डर पे बनी थी, रिकमेंडेशन पे। 22 मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा के, 15 लोकसभा के। वही मेंबर इलेक्टेड होते हैं एनुअली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एग्जामिन करती है रिपोर्ट को एन अकाउंट पब्लिक सेक्टर रिपोर्ट एग्जामिन करती है
है ना। और पीएसयू के बारे में, पीएसयू को जांच करती है, एविलेट एफिशिएंसी एंड साउंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस। और मतलब ये वही पैसे से रिलेटेड देखती है, चेक की रिपोर्ट देखती है, पीएसयू के बारे में देखती है। ये डज नॉट इंटरफेयर डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। ये है ना, ये पीएसयू की रिपोर्ट भी देखते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब वही पीएसयू हो गया। एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये एडवाइजरी नेचर है। ये मतलब गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने इनके उस पर क्या एक्शन लिया गया। ये पूरी साल काम करते हैं, है ना। फिजिकल डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। ये जो इनका सेक्रेटरीट होता है कमेटी का, वो लोकसभा सेक्रेटरीट के साथ जुड़ा होता है। देखो, लोकसभा सेक्रेटरीट, एस्टीमेट कमेटी तो पूरी लोकसभा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक टेकिंग इसमें राज्यसभा है, लेकिन जो इनका सेक्रेटरीट है ये लोकसभा सेक्रेटरीट के साथ जुड़ा होता है। अब कमेटी टू इंक्वायर, एक स्टैंडिंग कमेटी, ये भी स्टैंडिंग कमेटी है। कमेटी फॉर पिटीशन, एग्जामिन पिटीशन बिल एंड मैटर फॉर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये एग्जामिन करती है पिटीशन को, जिसमें आम आदमी भी दे सकता है ना। फ्रॉम इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑन सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट के ऊपर आप पिटीशन दे सकते हो। लोकसभा की कमेटी है उसमें 15 मेंबर है, जो राज्यसभा की कमेटी है उसमें 10 मेंबर है। अलग अलग कमेटी हैं, पिटीशन कमेटी जिसमें आम आदमी भी दे सकता है। और ये देखती हैं कि भाई कि इंडिविजुअल एंटरटेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन। कमेटी ऑफ प्रिविलेज, ये सेमी जुडिशल बॉडी है, सेमी जुडिशल नेचर है इसका। ये एग्जामिन कर सकती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ इट्स मेंबर। वही लोकसभा के 15, राज्यसभा के 10 रिकमेंडेशन करती हैं। जिस भी बंदे ने गलत काम किया है उसके खिलाफ सजा रिकमेंडेशन करती है। एथिक्स कमेटी राज्यसभा में 1999 में बनी थी, लोकसभा में 2000 में बनी है। वही कंडक्ट के खिलाफ भाई अच्छा मैटर करे, एग्जामिन करती है मिसकंडक्ट एंड रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट एक्शन, इंगेज विद मेंटेनिंग डिसिप्लिन। लोकसभा में 15 मेंबर है, राज्यसभा में 10 मेंबर है। एडहॉक कमेटी, है ना, एडहॉक कमेटी अब तक बन चुकी हैं, जिसमें तुम्हारा जॉइंट कमेटी, बोथ हाउस की जॉइंट कमेटी या तो अब अलग अलग हाउस की बन जाए, या फिर बोथ हाउस की बन जाए। जैसे आखिरी बार बनी थी तुम्हारा कमेटी इंक्वायर टू इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अ मेंबर, फिर वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास के ऊपर बनी है, फिर वॉल्यूशन ऑफ प्रोटोकॉल नॉर्म एंड। ये गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब ये था कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर बदतमीजी करते हैं लोकसभा सब एमपी के साथ में। जॉइंट कमेटी और मेंटेनेंस हेरिटेज एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, कि भाई किस तरह रखा जाए पार्लियामेंट के पुराने उसको। फूड मैनेजमेंट के ऊपर बनी है, हाउस के ऊपर बन रखी है, ठीक है ना। एससी लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाए, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के लिए बनी है। एमपी लेड के लिए बन चुकी है। अब कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, स्टैंडिंग कमेटी टू गवर्नमेंट एसोसिएशन, ये जो सरकार ने प्रॉमिस किए थे ना, जो एश्योरेंस दिया था, उनकी जांच करती है। जो मिनिस्टर ने फ्लोर हाउस पे जो एश्योरेंस दिया था, उनकी जांच करती है कि भाई इस बंदे ने सही बोला था या वैसे ही टाइम पासबाजी के चक्कर में बोल के चला गया। लोकसभा में 10 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। 1953 में बनी है। रिपोर्ट एक्सटेंड टू, ठीक है, ये देखती है। कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, कि देखती है कि जो लॉ बन रहे हैं, पार्लियामेंट बना रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत है। वही लोकसभा के भी 15 मेंबर, राज्यसभा के भी 15 मेंबर। यार ये तो बहुत बड़ी कमेटी है। कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, कमेटी ऑल पेपर लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस बाय मिनिस्टर। कमेटी एग्जामिन करती है सारे पेपर, जो भी मिनिस्टर के काम को एग्जामिन करती है। चेक कॉम्प्लाइमेंस विद प्रोविज़न, मतलब वो देखती है कि ये प्रोविज़न की ये मतलब ये जो भी आ रहा है ये एग्जाम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के रिलेटेड है या नहीं है। ये स्टेटरी नोटिफिकेशन को एग्जामिन नहीं करती है, और ये उनको एग्जामिन नहीं करती है जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के अंदर आ चुके हैं। लोकसभा में 15 हैं, राज्यसभा में 10 हैं। 1975 में बनी थी पहली बार, वो 1953 में बनी थी पेपर लेड, ठीक है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें नेशनल कमीशन ऑफ SC, नेशनल कमीशन ऑफ ST, है ना। एग्जामिन ऑल वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी सेफ गार्ड वर्किंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम फॉर SC एंड ST। 30 मेंबर होंगे, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। कमेटी ऑन एम्पावरिंग वुमेन 1997 बनी थी, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लोग आते हैं। 20 लोकसभा के, 10 उसके, 30 मेंबर होंगे। देखते हैं कि भाई सरकार क्या काम कर रही है। जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस एंड प्रॉफिट, 15 मेंबर होंगे, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा। ये देखती है कि कोई भी MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो काम नहीं कर रहा, है ना।
कमेटी फॉर डे टू डे बिजनेस के लिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसके जो हेड होते हैं वो तुम्हारे वो होते हैं, स्पीकर होते हैं इसके हेड। ये डेली का टाइम टेबल प्रोग्राम बनाती है, टाइम टेबल प्रोग्राम और टाइम एलोकेट करती है फॉर लेजिस्लेट, है ना, टाइम एलोकेट करती है, ठीक है। ब्रॉड ये सरकार के लिए टाइम अलॉट करती है। 15 लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं, है ना। मतलब अलग अलग कमेटी हैं ये, वो उसका चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशन, इसके लिए तुम्हारे वो होते हैं ये, एक सेकंड के लिए, इसमें तुम्हारा ये लोकसभा में ही है, राज्यसभा में नहीं है प्राइवेट मेंबर वाली। इसमें तुम्हारा डिप्टी चेयरमैन होते हैं, 15 डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ये राज्यसभा में यही काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कर देती है। प्राइवेट मेंबर वाली कमेटी राज्यसभा में है नहीं। और ये बताती है कि भाई जो प्राइवेट बंदे होंगे उनको कैसे टाइम दिया जाएगा, कैसे वो टाइम दिया जाएगा, ये है। फिर रूल्स कमेटी, कंसिडर द मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट। रूल कमेटी है, कंसिडर द मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, कैसे कैसे रूल चल रहा है। स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में 16 मेंबर हैं, इसमें 10 मेंबर हैं, वाह भाई वाह, इसमें 15 मेंबर हैं, है ना, ठीक है। ये हो गया कमेटी ऑन एब्सेंस, ये वाली कमेटी भाई कोई बंदा नहीं आ रहा, 15 मेंबर है टोटल। राज्यसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, एक तो प्राइवेट मेंबर वाली कमेटी नहीं है, कमेटी ऑन एब्सेंस वाली नहीं है। एग्जामिन ऑल केस, भाई जो बंदा बिना 60 दिन के एब्सेंट है। कंसिडर और एप्लीकेशन फ्रॉम मेंबर फॉर लीव एब्सेंस, ठीक है। हाउस कीपिंग कमेटी जनरल पर्पस कमेटी है, कंसिडर द एडवाइस ऑन मैटर। हाउस कीपिंग कमेटी, है ना, जनरल पर्पस कमेटी बोलते हैं। कंसिडर द एडवाइस ऑन मैटर कंसर्निंग अफेयर ऑफ हाउस, भाई मतलब उनके घर के लिए है ये, उनके घर के लिए है ये कि अफेयर ऑफ हाउस फॉल इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसर्निंग अफेयर ऑफ हाउस, ठीक है। इसमें कंपोजिशन है तुम्हारा ईच हाउस में, ये सभापति होंगे, उपसभापति होंगे, मेंबर ऑफ पैनल, जो पैनल होगा वो दोनों का पैनल, लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टी एंड ग्रुप ऑफ हाउस, ग्रुप्स इन द हाउस, अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर। हाउस कमेटी ये दिल्ली में रेसिडेंशियल देखती है इनके लिए, और खाने और मेडिकल का भी जुगाड़ देखती है ना। इसमें लोकसभा में 12 मेंबर हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर हैं। लाइब्रेरी कमेटी, इसमें केवल 9 मेंबर हैं, 6 लोकसभा, सबसे छोटी कमेटी है ये, 6 लोकसभा के 3 राज्यसभा के लाइब्रेरी ये काम देखते हैं। जो ये सैलरी एंड अलाउंस वाली कमेटी, ये 1954 में बनी थी, इसमें 15 मेंबर हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 1993 में बनी थी, वो भी लोकसभा में पहले 17 थी, अब 24 हो चुकी हैं, 2000 में 24 कर दी गई। ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और एज पार्लियामेंट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी देखती हैं। ये लोकसभा में, इसमें 21 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। ये नॉमिनेट होते हैं, मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता। अगर इफ़ अ मेंबर बिकम अ मिनिस्टर आफ्टर नॉमिनेशन, अगर एक मेंबर है वो बाद में मिनिस्टर बन जाता है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। 1 साल के लिए होती हैं। 24 हैं, जिसमें से 8 राज्यसभा के भीतर काम करती हैं, 16 लोकसभा के भीतर काम करती हैं। और ये जांच करती हैं डिमांड ऑफ ग्रांट पे, और बिफोर वोटिंग इन लोकसभा, ठीक है। रिपोर्ट्स नॉट सजेस्ट कट, भाई ये रिपोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि आप कट करो मोशन को। एग्जामिन द बिल पर्टेनिंग कंसर्न मिनिस्ट्रीज, एग्जामिन करती है बिल को। एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री को देखती हैं। एग्जामिन नेशनल फ्लैग, नेशनल लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देखती हैं। लिमिटेशन, ये केवल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इट इज़ जनरली कंसिडर ऑलरेडी एग्जामिन, इट शुड नॉट, जो दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी ने एग्जामिन कर लिया, ये उसे एग्जामिन नहीं कर सकती। रिकमेंडेशन इनकी बाइंडिंग नहीं है, बस वो है कि माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना। अब यूपीएससी ने हमसे पूछा था नारी शक्ति वंदना के ऊपर कि 18वीं लोकसभा से लागू होगा, नहीं भाई, ये केवल शुरुआत में 15 साल से लागू होगा। हाँ भाई, जो एससी और एसटी जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन होगा वो उनके उस कोटा में भी तय कर दिया जाएगा। अब 93 कॉन्स्टिट्यूशनल ये गलत है। 52, ये तो पता नहीं है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटिटी फैक्शन से जुड़ा हुआ है, हाँ भाई। 56वां गोवा के स्टेटहुड से जुड़ा हुआ है, हाँ भाई। और 59 वाला पंजाब में नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ भाई। 62 वाला रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ है, हाँ भाई। देन इसने हमसे क्या पूछा था, 1/3 वाला पूछा था कि ना, कि उसके लिए, कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है,
संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, नहीं संविधान संशोधन की जरूरत है। और एक उसने पॉलिटिकल पार्टी की बोली थी, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी 1/3 महिला को टिकट देने लग जाए तो 1/3 महिला अपने आप पहुँच जाएंगी, है ना। ठीक है, फिर अब ये 8वीं लोकसभा में ये 18वीं लोकसभा में ये एक्ट पारित नहीं होगा, और ये शुरुआत में 15 साल के लिए होगा, बाद में बढ़ा दिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आया, इसने इंडियन पिनल कोड 1860 को वो किया, जो भाई 1860 को रिप्लेस कर दिया। तो पीटी ऑफेंस होंगे ना, उनके लिए कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। गैंग रेप का जो कंसेंट की एज है गैंग रेप में, वो 16 से 18 कर दी गई है। और क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब भाई ये है कि अगर आप झूठ बोल के किसी को मैं तुझसे शादी कर लूँगा या प्रॉमिस देकर करते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको रेप माना जाएगा, है ना। सेडिशन वर्ड को रिमूव कर दिया गया, पर बहुत सारे दूसरे वर्ड जोड़ दिए गए, जैसे आर्म रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, एक्साइटिंग सेक्शन, इंक्रीजिंग सेपरेटिज्म, इंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। ऑर्गेनाइज क्राइम की किडनैपिंग डिफाइन किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम को, किडनैपिंग को, एक्सटॉर्शन को, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को, लैंड ग्रैबिंग क्राइम को, मर्डर बाय ग्रुप ऑन ग्राउंड रेस कास्ट, जो जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया कि उसका ग्राउंड रेस कास्ट रिलीजन है, या तो आपको फांसी होगी या आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा या फाइन होगी। ग्रीवी असर्ट में 7 साल तक की सजा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की गई है। इसमें बोल रखा है कि जो पहले बार का ऑफेंडर होगा ना, अगर उसने 1/3 सजा अपनी काट ली है तो उसे बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हो। इसमें बोल रखा है वन हु स्पेंड हाफ ऑफ हिज मैक्सिमम सेंटेंस कैन बी रिलीज। एक बंदा जिसने अपनी आधी सज़ा काट ली है उसे बॉन्ड पर रिलीज, जो इसकी मैक्सिमम सज़ा है। परंतु अगर ऑफेंस में अगर पनिशेबल है डेथ टू, अगर कोई ऑफेंस है जिसमें डेथ हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं। अगर मल्टीपल सीरियस ऑफेंडर है तो उसे छोड़ नहीं सकते। पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग इन गैंग रेप। ठीक है, मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो 7 साल से ऊपर जिन क्राइम में सजा है उन्हें मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है। मजिस्ट्रेट टू एम्पावर हैंड राइटिंग एंड ये सैंपल कलेक्शन, वॉइस कलेक्शन, मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो हैंड राइटिंग का मतलब सैंपल ले सकता है, सिग्नेचर का सैंपल ले सकता है, वॉइस कलेक्शन का सैंपल ले सकता है। 0 FIR की बात की गई है, जस्टिस वर्मा ने बोला था 0 FIR कराओ निर्भया केस के बाद में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है। इलेक्ट्रॉनिक अधिनियम को मतलब बातचीत दी है कि भाई प्राइमरी रूप से इनको मान लिया जाएगा, और मतलब ऐसा, और इनको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड को माना जाएगा। वही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड इन ट्रायल, इन सबको ब्रॉडर एडमिसिबिलिटी ऑफ, ठीक यही इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात की गई है इसमें। देन अभी एक मित्र शक्ति करके एक्सरसाइज हुई थी, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई थी, गलत बोला था। अब देखते हैं, पहला काट दो, इसका आंसर है 2 3 4। पुणे में हुई थी, हाँ भाई पुणे में हुई थी। ये काउंटर टेररिज्म के लिए एक्सरसाइज थी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया था। ठीक है भाई, है ना। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में हुई थी, बांग्लादेश के बीच में नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं हुई थी। फिर हैंड इन हैंड कॉम्बैट, हैंड इन हैंड 2007 में एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज की थी हमने चाइना के साथ में, दुर्भाग्य है ना। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया श्रीलंका के साथ हुई है, और ये पुणे में हुई है। और ये जॉइंट रिस्पॉन्स एंड ये काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट में थी, इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्ट लिया था। वज्र प्रहार, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएसए का, और आर्मी इसमें पार्ट लेती है। कोलंबिया में हुई थी, है ना, 2024 में। यूएसए कहाँ है, हाँ यूएसए, ठीक है। जिसमें तुम्हारा काउंटर टेररिज्म, स्पेशल फोर्सेस, है ना, और वॉरफेयर की बातचीत है। गरुणा, ये हमारी फ्रांस के साथ में हुई थी, बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ में। ठीक है, 2022 में आखिरी बार हुई थी, जिसमें जोधपुर में हुई थी आखिरी बार, राजस्थान में। ठीक है, वो तेजस वेजस लेके वो सही था। सिनकोया मैत्री, ये एक्सरसाइज है तुम्हारी जापान के साथ में, है ना, एयरफोर्स एक्सरसाइज है जापान के साथ में। ठीक है, आखिरी बार हुई थी जापान में, कोसमोतो में, और ये तुम्हारा 2023 में हुई थी। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये यूएसए के साथ में हुई थी, इंडिया में राजस्थान में हुई थी यूएसए के साथ में, है ना। मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो भी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वज्र प्रहार, यूएसए। ठीक है, फिर एक एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, ये इंडिया और जापान की है, धर्मा गार्डियन, है ना, इंडियन आर्मी और जापान की है ना। ये आखिरी बार हुई थी 2025 में हुई थी, जापान के फ्यूजी में, धर्मा गार्डियन। ठीक है,
मालाबार एक्सरसाइज 50 से ज़्यादा नेवी पार्टिसिपेट करती हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, ये क्वाड के लिए है। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड के लिए है। नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया ने पार्टिसिपेट की थी विशाखापट्टनम हार्बर में। ये पर पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एयर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 2 साल में एक बार होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक है। डेजर्ट नाइट ये इंडिया फ्रांस एंड यूएई है ना। यूएई में एक अल डफरा करके बेस है, वहाँ पर हुई थी। ट्राई नेशनल है भाई, ये 3 देश आते हैं एयरफोर्स को लेके। डेजर्ट नाइट ये मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवी करती है विशाखापट्टनम में। 50 से ज़्यादा कंट्री आए थे, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया सब आए थे। इंदिरा इंदिरा रशियन फेडरेशन नेवल शिप रशियन बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, रशिया के साथ होती है। और नेवल शिप आती हैं, ये पिछली बार हुई थी चेन्नई में हुई थी ये मार्च 25 में। कब हुई थी? हाँ, चेन्नई में हुई थी। ठीक है। देन यूपीएससी हमसे पूछता है रिट के बारे में, पूछता है मैंडेमस के बारे में, है ना। तो कि सुप्रीम कोर्ट रिट किसके खिलाफ अगेंस्ट करता है? लोअर आउट के खिलाफ करता है, प्रोहिबिशन रिट। ठीक है। फिर कोवरेंटो में पूछता है कि कोवरेंटो में कोई भी जा सकता है। हाँ भाई, कोई भी जा सकता है। मैंडेबल कैन नॉट अप्लाई अगेंस्ट द इवन थ्रू इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। ये तो मुझे गलत लग रहा है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट, ठीक है, प्राइवेट बंदे के अगेंस्ट में तो कर सकते हो। तो आंसर डी दे रखा है। 1 2 3। ठीक है। ग्रेट हॉलमार्क पर्सनल लिबर्टी ये है हैबेस कॉर्पस। मैंडेमस रिट इशू बाय सुपीरियर कोर्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रोहिबिशन होती है लोअर कोर्ट को कि भैया अपनी औकात में रहो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो तुम मुझे सही गलत का ज्ञान दे सको। रेट ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। इसमें 4 प्रोविजन है। मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है पावर टू डायरेक्शन। पार्लियामेंट और भी राज्यों को दे सकता है अधिकार, और भी कोर्टों को दे सकता है। दिस मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंड। द राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का राइट केवल 359 के थ्रू होगा, है ना। नेचर ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी है। हाँ ठीक है। गारंटेड इफेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ओनली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी चैलेंज अंडर, भाई फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। कैन नॉट इन्वोक, अगर कोई दूसरा आपका राइट जैसे कस्टमरी राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। परंतु उसके साथ अगर उसके साथ आपका फंडामेंटल राइट वो हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। रेट भाई आर्टिकल 226 में 1950 से पहले 3 हाई कोर्ट के पास ही थी। ठीक है। ये हमने इंग्लिश लॉ से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो है। हाई कोर्ट का स्कोप सुप्रीम कोर्ट का कम है, टेरिटोरियल एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है। नेचर ऑफ रेमेडी ये आर्टिकल 32 में फंडामेंटल है, पर 200 उसमें नहीं है। आर्टिकल 359 में बोल रखा है कि 20-21 को छोड़कर सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि भैया पहले हाई कोर्ट जाओ। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा था कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में, किसी एरिया को शेड्यूल ट्राइब गवर्नर घोषित करेगा, और एक कम्युनिटी एक राज्य में एसटी है तो ऐसा नहीं वो दूसरे राज्य में भी एसटी हो। इससे जुड़ा जो आर्टिकल है वो 342 है। एक यूपीएससी ने एक पूछा था कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में। और फिर देन ये पूछा था हमसे इसने यूपीएससी ने कि सबसे ज़्यादा एरिया मध्य शेड्यूल ट्राइब के अंदर कहाँ पर है। ये तुम्हारा है लोकसभा में। शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ रिजर्व है, मध्य प्रदेश में। देन ये पूछा था विद रेफरेंस टू द शेड्यूल एरिया इन इंडिया, ये 2023 में पूछा था कि शेड्यूल एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट। हाँ भाई कर सकते हैं। देख यार कितना इजी क्वेश्चन था।
2023 का जिसने PYQ कर लिया वो 2024 का कर ही लेता। फिर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं देता भाई, गवर्नर रिपोर्ट देता है। गवर्नर रिपोर्ट देता है किसको? होम मिनिस्ट्री को। देन लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, गाँव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बहुत ईजी था क्योंकि शेड्यूल ट्राइब ऐलान करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो ये प्रेसिडेंट के पास राइट है। और इंडिया में एक यूनिक डाइवर्सिटी है। अब यूपीएससी ने हमसे पूछा कि ना चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट नहीं देगा भाई, राज्यपाल रिपोर्ट देगा, और वो भी होम मिनिस्ट्री को नहीं देगा, सीधा राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे वहाँ टेबल करेगा, है ना। वो पढ़ चुके हैं हम। अब शेड्यूल ट्राइब किसी वो करना है, किसी कम्युनिटी को डिक्लेयर करना है तो प्रेसिडेंट करेगा अंडर आर्टिकल 342 आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। गवर्नर के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। अगर किसी ट्राइब को एक राज्य में शेड्यूल ट्राइब कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर राज्य में शेड्यूल ट्राइब हो गई, दूसरे राज्य में उसे अलग सिस्टम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल के अंदर है। 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हाँ वो ठीक है, इसमें ऑटोनॉमी दे रखी है थोड़ी सी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। फीचर्स ऑफ 6 शेड्यूल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। 4 स्टेट है जहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है विद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। गवर्नर ऑर्गेनाइज करता है, रीऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। गवर्नर को पावर है, इंक्रीज कर सकता है किसी एरिया को, डिक्रीज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, रीडिफाइन कर सकता है बाउंड्रीज। गवर्नर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एरिया की माँ बहन कर सकता है, जो उसका मन करे वो कर सकता है। इफ़ डिफरेंट ट्राइब, अगर कोई ट्राइब उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो उस ट्राइब के लिए ऑटोनॉमस रीजन बना सकता है वो। एक डिस्ट्रिक्ट में क्या ही ऑटोनॉमस रीजन बना सकता है ना। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ये इसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 सिलेक्टेड होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, है ना। गवर्नर और जो ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं गवर्नर के प्रसाद पर्यंतर पर वो मतलब पद धारण करते हैं। ऑटोनॉमस रीजन है सेपरेट रीजनल काउंसिल। जो ऑटोनॉमस रीजन होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के है, और ऑटोनॉमस रीजन के लिए सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव पावर, काउंसिल कैन मेक लॉ ऑन, काउंसिल लॉ बना सकती है इस पे, है ना, ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बट गवर्नर के असेंट के बाद। जुडिशल पावर, काउंसिल के पास कुछ जुडिशल पावर भी होते हैं, जैसे ट्रायल कर सकती हैं, है ना, हाई कोर्ट पर इन केसों की जो हाई कोर्ट वो करता है इन केसों पर, जुरिडिक्शन है इन केसों पर। एजुकेटिव फॉर्मेशन, काउंसिल एडमिनिस्टर अंडर इस जुरिडिक्शन, काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन इस्टेब्लिश, कंसल्ट और मैनेज। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरीज कैन रेगुलेट मनी लैंडिंग को भी रेगुलेट कर सकती है। एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल पर गवर्नर के एसेंट के बाद। रेवेन्यू पावर, काउंसिल के पास रेवेन्यू पावर है ना, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर लेगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर पार्लियामेंट के एक्ट डायरेक्टली नहीं होते बट स्पेसिफिक और मॉडिफिकेशन के साथ लागू होते हैं। पावर डायरेक्शन ऑफ रिगार्डिंग एप्लीबिलिटी, बोथ जो आसाम का गवर्नर है उसे पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट की दोनों पावर है आसाम के लिए। जो प्रेसिडेंट है उसे पार्लियामेंट एक्ट की पावर है मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और, है ना। और गवर्नर के पास स्टेट एक्ट की। अब देखो आसाम में तो गवर्नर को सारे एक्ट की पावर है, और त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में उसे स्टेट एक्ट की पावर है। बाकी प्रेसिडेंट को आसाम में कोई पावर नहीं है, और मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में उसे केवल पार्लियामेंट के एक्ट की पावर है। गवर्नर ना भाई एग्जामिन कर सकता है, एक कमीशन बना सकता है एग्जामिन करने के लिए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट रीजन में कि कैसा काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, और उसके बेस पे वो फैसला ले सकता है कि इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का करना क्या है। देन यूपीएससी हमसे पूछता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट रखता है वो प्राइम मिनिस्टर के उस पर रखता है। भाई प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब, प्रेसिडेंट का मतलब है, ठीक है। यूनियन, ठीक है। एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर, ठीक है भाई, यूनियन लेवल पर कोई भी ग्रांट
डिमांड की ग्रांट नहीं कर सकते, डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं कर सकते विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरी होती है। फिर 2015 में इन्होंने हमसे पूछा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट को बनाते नहीं, पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाता। फिर ऑल डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड फॉर ऑथराइजेशन ऑफ, भाई पब्लिक अकाउंट से अगर आप पैसे वैसे निकालोगे तो आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम भाई वही पार्लियामेंट के बिना पूछे आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। फिर पूछा इन्होंने हमसे इंट्रोड्यूसिंग कि पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस बिल इन पार्लियामेंट, ठीक है। पीरियोडिक एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम, ये तो बेकार है, इसका मतलब ही नहीं है, तो आप इसे हटाओगे तुरंत हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ ग्रांट ऑफ वोट, ठीक है। देन कंसोलिडेटेड फंड से बिना मर्जी के पैसा नहीं निकाल सकते पार्लियामेंट की मर्जी से। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के पास जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट रखते हैं। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट के बारे में बोल रखा है। पार्लियामेंट जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं दोनों हाउसेस में, और प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं अकॉर्डिंग टू 113(3) कॉन्स्टिट्यूशन में। 112 में बजट की डेफिनेशन है। 113(3) में बोल रखा है कि कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं की जाएगी राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बिना। ऑल एक्सपेंडिचर प्रपोजल आर इनहेरिटेड विद फॉर्मल अप्रूवल, राष्ट्रपति की फॉर्मल अप्रूवल की जरूरत होती है। बजट इन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कंटेंट ऑफ बजट में क्या होता है, रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट होती है। ये होता है कि कहाँ से रिवेन्यू बढ़ाओगे। एस्टिमेट का एक्सपेंडिचर का होता है। डिटेल एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर कमिंग ईयर, ठीक है, ये होता है। अब पहले 2017 से पहले रेलवे बजट अलग आता था, वो 1924 में हुआ था। एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था 1921 में। अब 2017 के बाद दोनों बजट साथ आते हैं। 2012 में 112 में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट बजट को रखवाएगा। 113 में बोल रखा है कि कोई भी ग्रांट ऑफ डिमांड नहीं होगी राष्ट्रपति के उसके बिना। फिर नो मनी, फिर उसमें कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है कि कोई भी पैसा नहीं निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से विदाउट अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। फिर नो टैक्स इम्पोज वाला बोल रखा है 117 में कि नो टैक्स इम्पोजिंग मनी बिल इंट्रोड्यूस विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। टैक्स बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना। 265 में वही टैक्स का रिलेटेड है कि कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। 109 में बोल रखा है प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। 110 में मनी बिल को डिफाइन कर रखा है। 113 में बोल रखा है कि राज्यसभा वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट पर वोट नहीं करती। 114 में बोल रखा है कि 109 में ही बोल रखा है कि राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग में। फिर जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर आप जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं ना, बोर्ड बजट एस्टिमेट मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो बजट एस्टिमेट होता है उन्हें डिस्टिंग्विश करना होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होंगे उन पे आप केवल बात कर सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। लोकसभा कैन रिफ्यूज अप्रूव रिड्यूस ऑफ डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज दैम। लोकसभा बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और डिमांड को इंक्रीज नहीं कर सकती। आर्टिकल 113 में बोल रखा है नो अमेंडमेंट टू अप्रोप्रिएशन बिल दैट अल्टर ग्रांट ऑफ वोट। कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं आएगा जो अप्रोप्रिएशन बिल की ग्रांट को कम कर दे। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। यही वोट ऑफ ग्रांट जैसा है कि पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, पर अबॉलिश नहीं कर सकती, काम करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी, काम सरकारी करेगी। अब चार्ज एक्सपेंडिचर देख लीजिए। प्रेसिडेंट का वाला सैलरी ऑफ और डिप्टी चेयरमैन, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड पेंशन, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड पेंशन, कैग, यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, डेट चार्ज, जजमेंट रिलेटेड पेमेंट, और बाकी एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट कोई भी कर सकती है। स्टेज ऑफ बजट, पहला बजट प्रेजेंट होगा 2017 से 1 फरवरी से हो रहा है ना। बजट प्रेजेंट हो जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में ओनली डिस्कशन ओनली, है ना। कैन बी प्रेजेंट इन पार्ट में हो सकता है। फिर जनरल डिस्कशन होगा 3-4 दिन बाद चालू होगा।
और इस टाइम पर नो कट मोशन अलाउड होते हैं, नो कट मोशन अलाउड है इस टाइम पर, है ना। स्क्रूटनी ऑफ 24 डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट वाली कमेटी है जो 1993 में बनी थी, 17 थी पहले, अब 24 हो चुकी हैं। 16 16 उसके अंदर काम करती हैं लोकसभा के अंदर, 24 उसके अंदर काम करती हैं। 10 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 20 मेंबर लोकसभा के, 10 मेंबर उसके होते हैं। वोटिंग ऑन डिमांड ओनली इन लोकसभा पे होगी, मिनिस्ट्री वाइज डिस्कशन होगा। डिमांड ऑफ बिकम ग्रांट वोटिंग, ठीक है। राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। पासिंग फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, मस्ट इनेक्टेड विद इन 75 डेज, 75 डेज में हो जाना चाहिए। फिर वोट ऑन अकाउंट टेम्परेरी ग्रांट पेंडिंग फॉर 2 मंथ, दो महीने के लिए वो मिल जाएगा, टेम्परेरी ग्रांट मिल जाएगा अमाउंट 2 मंथ। और इलेक्शन ईयर में ये 3 से 5 मंथ हो सकता है। वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। वोट फॉर क्रेडिट लमसम फोर्सीन नीड, ऐसा दे देगा कि लमसम जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। एक्सेप्शनल ग्रांट, इसको स्पेशल पर्पज़ के लिए दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट की फंड सेंक्शन, मतलब कुछ पैसा कम पड़ गया। एडिशनल ग्रांट न्यू सर्विस है उसके लिए दे दिया गया, है ना। और ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर ग्रांट सेंशन, एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द सेंशन अमाउंट, पैसा कम पड़ गया अब दे दो। इंतरिम बजट संविधान में कोई मेंशन नहीं है। एक सेकंड, संविधान में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। इंतरिम बजट का संविधान में कोई मेंशन नहीं है ना। ये पर ये इलेक्शन ईयर में लाया जाता है, कोई नई पॉलिसी नहीं ला पाते, लोकसभा में लाते हैं। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं ओनली लोकसभा में, ठीक है। लीगल बेसिस नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 116 में 100 ऑपरेट अंडर आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, और आर्टिकल 112, ठीक है। जो एसेंशियल खर्चे हैं उनके लिए तो लाएंगे भाई, सैलरी वैलरी के लिए, बाद में जब सरकार बन जाती है तब रियल वो बजट ले आते हैं, ठीक है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले लाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये तैयार करता है। कट मोशन पॉलिसी कट होता है जिसमें 1 रुपया कम कर दिया जाता है। इकोनॉमिक कट में स्पेसिफिक अमाउंट को कम रिडक्शन कर दिया जाता है। टोकन कट में 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। गिलोटिन एक बार में सबको पास कर दो। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है, तो पढ़ ही लिया। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा था ये किताब के बारे में पूछा था, जयशंकर प्रसाद की है, सॉरी एस जयशंकर की है, वाई भारत मैटर और द इंडिया वे, ठीक है। इससे पहले इन्होंने एक किताब पूछी थी, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इसमें बीपी मेनन का अच्छा हाथ है। कृष्णा मेनन ने वो दी, एक कमेटी बनी थी ना पब्लिक अकाउंट वाली, वो कृष्णा मेनन की उससे बनी थी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की किताब है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। फिर देन तुम्हारा एक किताब है जिसमें तुम्हारा ये है इंग्लिश टीचर, वो आर के नारायण की है। बी एस नाइपॉल की किताब है अ बॉन्डेड सिविलाइजेशन। कन्फेशन ऑफ लवर है मुल्क राज आनंद की किताब। और ऑटोबायोग्राफी और ऑफ अननोन इंडियन, निराज चंद चंदौरी की किताब है, जिसमें अब देख लीजिए जो कमीशन ऑन द स्टेटस वुमेन, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, 1926 में बना था, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत, है ना। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसकी ये जेंडर इक्वलिटी की बात करती है। हेडक्वार्टर इसकी जो मीटिंग होती है वो टिपिकली मार्च में होती है ना। भारत को इलेक्टेड किया गया था यूएन, मतलब 4 साल के लिए इलेक्टेड किया था 2020 में। अब 21 साल तक भारत का टाइम पीरियड है। टोटल 45 मेंबर स्टेट इलेक्ट होते हैं, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है 4 साल के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन 2005 में हुआ था। ये भी तुम्हारा इसकी रिजोल्यूशन को पास बाई UNGA के रिजोल्यूशन से हुआ था, है ना। अब इसमें क्या होता है, 31 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। 31 मेंबर होते हैं, है ना। 31 मेंबर होते हैं। भारत को इसमें री नॉमिनेट किया गया है। भारत री इलेक्टेड हुआ है इसके अंदर दो, है ना, 2025 से 26 के लिए 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 7 करती है UNGA, 7 करती है
7 करती है तुम्हारा, कौन करती है 7, और 7 करती है यूएनएससी 10, और 7 करती है तुम्हारा, 7 करती है इको इकोसॉक, और 10 करती है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, जो जो ट्रुप कंट्रीब्यूशन वाले हैं। इंडिया री इलेक्टेड हुआ है 2025-26 के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अब इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में देखते हैं। क्वासी इंडिपेंडेंट है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इंडिपेंडेंट क्वासी जुडिशियल बॉडी, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन monitoring and implementation of international drug control convention, ठीक है ना। ये 1966 में बनी थी, इंडिपेंडेंट बॉडी है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन को लागू करती है ये, है ना। 13 मेंबर इसके, ये भी यूएन से जुड़ी हुई है, जिसमें ये एक सेकंड, कोई नहीं। इंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, ये एडुकेट अवेलेबिलिटी की बात करती है नारकोटिक ड्रग्स की मेडिकल पर्पस के लिए, वाई, है ना, ठीक है। 13 मेंबर इसके सिलेक्ट होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा। 3 विद मेडिकल फार्मास्यूटिकल, वर्ल्ड मेडिकल और फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस आर इलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ person nominated by WHO. 10 member are elected by list of person nominated by government, ठीक है। WHO लिस्ट देती है, उसमें से 13 मेंबर सेलेक्ट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन से जुड़ा हुआ नहीं है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस है ना, जिसमें से ये सिलेक्ट करता है ना। और आप ये मान लीजिए, जिसमें से जो WHO लिस्ट देता है, उसमें तीन बंदे होंगे जो मेडिकल से और फार्माकोलॉजिकल से होंगे, फार्मास्यूटिकल के होंगे। अब उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो गवर्नमेंट लिस्ट देती है उनमें से चुने जाते हैं। आप मान लीजिए इंडिया के जो जगजीत पहावादी हैं, IRS ऑफिसर हैं, ये री इलेक्ट हुए हैं 25 से 30 के लिए, 25 से 30 के लिए री इलेक्ट हुए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, इन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिले हैं जितने भी कैंडिडेट थे। सप्लाई चेन अंडर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का है ये, है ना, 2021 में बना था। सप्लाई चेन काउंसिल अंडर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन काउंसिल है ये। इसमें इंडो पैसिफिक में अच्छा काम करने के लिए है। इंडिया को ऐसा वाइस चेयरपर्सन सप्लाई चेन काउंसिल के लिए चुना गया है ना। कोई मतलब अच्छा काम करने के लिए है ये स्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग होगी, वर्क शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 1968 में है, अब 90 कंट्रीज़ की मेंबर हैं ये। और ये इंडिया को चेयरमैन चुना गया है ICO का, इंटरनेशनल शुगर काउंसिल का, 220 में। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा। हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड, है ना, मतलब इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट और मेथड। हाईएस्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज अमॉन्ग इंटरनेशनल एजेंसीज। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज डिसाइडेड प्रोग्रेसिव इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर। इसने बोला था कि हम इसमें टोटल 24 मेंबर है, इसने बोला 2028 तक हम 54 मेंबर को कर देंगे। इंडिया इलेक्ट हुआ है 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ है 2024 में। 53 में से 46 वोट इंडिया को मिले हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना है। इसके 176 मेंबर हैं, एंड 3 एसोसिएट मेंबर्स, है ना। डेवलप मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग के लिए, इन्वायरमेंट कंसर्न के लिए, तो उसके लिए ये 1948 में बना था। 176 मेंबर हैं और 3 एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर बना था 1959 में बना था, और इंडिया री इलेक्ट हुआ है IMO काउंसिल के लिए 1 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए सिलेक्ट हुआ है अंडर कैटेगरी सिक्योरिंग हाईएस्ट टेली इलेक्टेड मेंबर। इंडिया का मतलब इंडिया इसमें भी सिलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम में।
फिर यूपीएससी ने हमसे ये दे दिया, देश दे दिए और बोल दिया कि फिर कुछ कंट्रीज़ दे दी गई और फिर कंट्री के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सूडान में भाई मामला गड़बड़ चल रहा है, अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस है, वेनेजुला में भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, टर्की नाटो से नहीं निकला, तो 2 है इसका आंसर। फिर जगह का नाम दे दिया गया, है ना। यूपीएससी ने 2022 में पूछा था ओनली 2 पेयर ओनली 1 पेयर। ये क्वेश्चन यूपीएससी उस टाइम इसलिए पूछता था क्योंकि पेपर को बहुत टफ करने के लिए। 2022 वाले का है बी, नहीं पता भाई कौन सा है। देन एक एथनिक कम्युनिटी दे दी, उइगर कम्युनिटी चाइना में है 2002 में। साला आप पूछना चाहिए ना इन पर क्वेश्चन, है ना। अटाप अटाप अपटा अपटाटीनी अपाटानी कम्युनिटी इंडिया में है। दायक कम्युनिटी इंडोनेशिया में है। दिनका कम्युनिटी सूडान में है। ठीक है, ठीक है। देख अब क्या हुआ, अब ये यूपीएससी ने हमसे पूछा था कुछ कुछ चीज़ पूछी थी, जैसे तुनीशिया के बारे में पूछा था। सस्पेंशन ऑफ पाल ये हो सकता है लेबनान में, ठीक है। गुइनिया में सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेटिंग ऑफ मिलिट्री बेस इन चाइना। 3 आंसर है क्या, ए आंसर इसका, ओनली 1 पेयर, ठीक है। बाकी सारे पे नहीं, 2002 वाले में हाँ सी आंसर है, 3 पेयर, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन सा 1 पेयर गलत है। अब अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। सूडान में इस टाइम आग लगी पड़ी है, वॉयलेंट हो रहा है। सूडानीज आर्मी वर्सेस पैरामिलिट्री रैपिड, पता नहीं साले हरामी के पिल्ले लड़ते क्यों रहते हैं, कंगले कहीं के। देन फिर यूपीएससी ने जगह दे दिया, नाम दे दिया, रेड सी में हूती रिबल अपनी माँ बहन करा रहे हैं, है ना। साहिल रीजन में मिलिट्री कूप हो रहे हैं बहुत सारे दबा के। साहिल रीजन में जो जिहादी हैं। नागार्नो कारबगा अजरबैजान में है। अर्मीनिया से सेपरेटिस्ट हैं ये, साले हराम के पिल्ले हैं। ताइवान ट्रेड में चाइना की लड़ाई हो रही है। गाजा में तुम्हारा वही हो ही रहा है। राफा बॉर्डर इजिप्ट एंड गाजा का बॉर्डर है। नाइजर में तुम्हारा मिलिट्री कूप हो रहा है। यमन में सिविल वॉर चल रहा है। सुएज कनाल में पानी कम हो रहा है ना। सुएज कनाल में ब्लैक सी में रशिया अटैक कर रहा है ग्रेन पे। हाथी पॉलिटिकल वैक्यूम एंड गैंग वॉर, हाथी एक जगह है वहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम चल रहा है और गैंग वॉर चल रहा है, ठीक है। जगह है, साले खतरनाक लोग हैं ये। वेस्ट बैंक में इसराइल वेस्ट बैंक में इसराइल रेड कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर इथोपिया एंड सोमालिया है, बदमाशी कर रहे हैं, बदतमीज़ लोग हैं। बेलारूस में रसिया सपोर्ट कर रहा है और ईयू सैंक्शन लगा रहा है। साउथ चाइना सी चाइना बदतमीज़ी कर रहा है। कोसोवो कोसोवो में आर्म रिबेलियन हो रहा है। एथनिक सर्ब वर्सेस कोसोवो में। माली में यूएन पीस कीपिंग फोर्स को हटा लिया गया आफ्टर जुंता रिक्वेस्ट। पनामा कैनाल लो वाटर हो रहा है ना। और ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आर्म रिबेलियन हो गया, सिविलियन से भाई, ठीक है। तो साला बंदूक कहाँ से आती है इनके पास। आर्टिक रीजन मिलिट्री बिल्डअप बाय रशिया, आर्टिक रीजन में मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है रशिया और यूएस का, नाटो का। इथोपिया इथोपिया में अम्हारा रीजन में वॉयलेंट क्लैशेस हो रहे हैं, स्टेट इमरजेंसी लग गई है। अम्हारा कहाँ पर है, इथोपिया में है। सूडान में वॉर चल रही है, सूडानीज आर्मी वर्सेस आरएएफ पैरामिलिट्री की। और म्यांमार में जुंता फेसिंग रेजिस्टेंस है, प्रो डेमोक्रेसी एंड एथनिक ग्रुप। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा। सर्बिया और कोसोवो में लड़ाई चल रही है। नाटो पीस कीपिंग को आना पड़ा यहाँ पर। लेबनान में तो मामला ही गड़बड़ है, करेंसी कोलैप्स हो रही है, भूकंप आ रहा है। चाड में पॉलिटिकल ट्रांजिशन, जुंता गवर्नमेंट आ रही है। गुइनिया में मिलिट्री जुंता। तुनीशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई। सेवल ब्राड नॉर्वे में, इसमें जियो पॉलिटिक्स आर्टिक शिपिंग हो रही है, रिसोर्स को निकाला जा रहा है। सेवल बार्ड फिलीपींस साउथ चाइना सी से गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर एक इंसर्जेंट ग्रुप भी है। सेनेगल ये भी, यहाँ पर वही मिलिट्री इलेक्शन, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद वही गड़बड़ चल रही है। बुल्गारिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है बुल्गारिया में। लीबिया में तुम्हारा मिलिशिया ग्रुप है। जॉर्जिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। और रशियन टाई को लेकर
थाईलैंड में पॉलिटिकल चेंज हुआ है, पॉलिटिकल मिलिट्री बैक गवर्नमेंट बन चुकी है थाईलैंड में। श्रीलंका आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पे है। सीरिया में एक जगह है इडलिब यहाँ इस्लामिक लेड ग्रुप आ चुका है इडलिब करके, दाढ़ी वाला बंदा। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा 39वां क्वेश्चन हमसे पूछा, समड पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट। ठीक है, ये ठीक है। पर्शियन गल्फ की नेचुरल गैस जाएगी यूरोप की तरफ, ये सम हो गया। और समड पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी टू मेडिटेरियन सी, बिल्कुल ठीक है, बोथ आर करेक्ट है। फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा एडियाटिक सी अल्बेनिया, ब्लैक सी कॉर्सिका, एंड कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। देन फिर इसने हमसे पूछा ब्लैक सी, रेड सी के बारे में पूछा हमसे इसने, येलो सी चाइना कर दो पहले, ब्लैक सी बुल्गारिया, बिल्कुल ठीक है, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, रेड सी मान लीजिए आप एट्रिका, ठीक है। अब लेवेंट एक रीजन है नॉर्थ अफ्रीका में, लेवेंट एक रीजन है ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर पे, ठीक है। समड पाइपलाइन स्वेदन मेडिटेरियन पाइपलाइन है, अल्टरनेटिव रूट है ये पर्शियन गल्फ टू यूरोप का, है ना, ठीक है। इसमें क्या था, समड पाइपलाइन रन फ्रॉम इन सुखाना ऑन रेड सी एंड टू सिद्दी खीर ऑन मेडिटेरियन सी। ट्रांस एडियाटिक पाइपलाइन है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है ये, इसमें टर्की है, ग्रीस है, अल्बेनिया है, इटली है। ट्रांस एडियाटिक पाइपलाइन, इसमें टर्की है, ग्रीस है, अल्बेनिया है, इटली है। ये इसमें क्या होगा कि एजरबाईजान की गैस जाएगी यूरोप में। ट्रांस एडियाटिक पाइपलाइन में टर्की है, इटली है, ग्रीस है और एजरबाईजान है, यानी अल्बेनिया है, अल्बेनिया, ठीक है। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन नेचुरल गैस पाइपलाइन है, तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, जिसमें रशिया, ब्लैक सी, टर्किया, सदर्न ईस्टर्न यूरोप की, रशिया भाई यूक्रेन को पास कर रहा है पाइप पहुंचाने के लिए, जिसमें रशिया, ब्लैक सी, टर्की, सदर्न ईस्टर्न यूरोप। बाकू अजरबैजान में है, तिबिलिसी जॉर्जिया में है, और सीहन टर्की में है। टर्की साला हर चीज़ में टर्की की लोकेशन कितनी अच्छी है। बाकू तिबिलिसी सेहन इंश्योर्ड अनरिप्टेड फॉलो एमिड एजरबाईजान। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया एंड सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। बाल मंडप है ना, पर्शियन गल्फ में है ये, गल्फ ऑफ ईडन को कनेक्ट करती है रेड सी से, गल्फ ऑफ ईडन कनेक्ट टू रेड सी, ठीक है। हूथी रिबल यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, हुमरुस, ये पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया टू जर्मनी अंडर बाल्टिक सी। तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट है, जिसमें तुम्हारा काबो डेलगाडो प्रोवेंस मोजाम्बिक में है, ईस्ट वेस्टर्न पाइपलाइन, ईस्टर्न पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ठीक है। रूट है इसका अब काके पर्शियन गल्फ कोस्ट में है, यानबू रेड सी कोस्ट में है, सऊदी अरब। ईस्टर्न पाइपलाइन में कौन है, अब क्वाकिक, यानबू रेड सी कोस्ट है, सऊदी अरबिया। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में पर्शियन गल्फ से लेकर रेड सी है, सऊदी अरेबिया से थ्रू, ठीक है।
अब यूपीएससी ने रेड सी रिसीव वैली ये पूछा कि रेड सी बहुत कम पानी लेता है। हाँ भाई, पानी बारिश से पानी कम आता है और यहाँ पर कोई ज़्यादा रिवर भी नहीं आती। ठीक है। अब इसने बोला कैस्पियन सी पड़ता है कजाकिस्तान में, मेडिटेरियन सी पड़ता है मोरक्को में, रेड सी पड़ता है सीरिया में, एडियाटिक सी पड़ता है अल्बेनिया में, ब्लैक सी पड़ता है कोर्सिका में। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, रेड ब्लैक सी बुल्गारिया में पड़ता है, रेड सी पड़ता है एट्रिका में, येलो सी चाइना में, कैस्पियन सी कजाकिस्तान में। अब डेड सी है जो इसराइल जॉर्डन और वेस्ट बैंक वाला है, इसमें पानी कम होता जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन रेट हाई है। ठीक है। ये वो है एक पढ़ा था हमने यार, जिसमें बारिश नहीं हो, इसमें कि ये पानी किसी नदी में जाके नहीं मिलता ना, समुद्र में जाके मिलता है ना। ठीक है। रेड सी वाटर कन्वेंस करके प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर। सुएज कैनाल को एक्सपेंस करने की बात आ रही है क्योंकि पानी भी कम हो रहा है और यहाँ पर एवरग्रीन करके एक कंटेनर फंस गया था, उसकी वजह से ब्लॉक हो गई थी। पनामा कैनाल डॉट, जो पनामा कैनाल डॉट है, यहाँ पर एक गुटन लेक है, उसमें पानी कम होता जा रहा है, पनामा कैनाल में पानी कम होता जा रहा है। स्टेट ऑफ होमरूस में हूथी रिबेल अटैक कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। बाल्टिक सी में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, वहाँ पर वो रिलीज़ हो गई थी गैस। अभी भी ग्रेट सॉल्ट लेक ग्रेट सॉल्ट लेक है, वो सूख रही है। ग्रेट सॉल्ट लेक सूख रही है ऑस्ट्रेलिया यूएसए में। ओटाहा लेक चार्ड सिंकिंग, जो लेक चार्ड है ये नाइजीरिया में है, नाइजर में है, कैमरून में है, चाड में है ना। क्लाइमेट चेंज मतलब एग्रीकल्चर की वजह से हो रही है। ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर, ब्लैक सी पड़ता है रशिया यूक्रेन, ग्रीस, टर्की एंड रोमानिया या बुल्गारिया। हाँ, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है। ये हो गया रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की वजह से टर्किया वो रशिया अटैक कर रहा है। कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सी का लेवल है ना वो कम होता जा रहा है। कैस्पियन सी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। बॉर्डर विद रशिया ईरान, कैस्पियन सी रशिया ईरान अजरबैजान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। कजाक केटी रिया केटी रिया रू रे रिया केटी। ठीक है। कैस्पियन सी रिया केटी। ठीक है। कैस्पियन सी कम होता जा रहा है। अराल सी जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच मिलता है, यहाँ पर भी पानी की गड़बड़ चल रही है। अम्मू दरिया और सूर्या दरिया करके नदी है जो इसमें गिरती है ना। परंतु अब उनका इरीगेशन के लिए डाइवर्जन किया गया, इसलिए दिक्कत हो रही है। और ये कजाकिस्तान में एक वो है कोक अराल डैम प्रोजेक्ट। ठीक है। देन अब यूपीएससी ने हमसे 2000 उसमें पूछा था कि साहिल रीजन में भाई हालत ख़राब होती जा रही है। क्यों हालत ख़राब होती जा रही है? क्योंकि बहुत सारे कंट्री में मिलिट्री पावर आ रही है। ठीक है। फिर इसने हमसे पूछा था कहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ है, फिजी में मिलिट्री कूप हुआ है, इसलिए तो कॉमनवेल्थ से निकाल दिया गया। फिर इसने पूछा था हमसे कि मिलिट्री कूप कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। ब्लडलेस मिलिट्री कूप हुआ था तुम्हारा टर्की में भी। अब इसमें कुछ जगह का नाम दे दिया, जैसे साहिल रीजन में माली आता है, चाड आता है, बुर्किना फासो आता है। चाड करके एक रिवर भी है, चाड करके एक लेक है जो पीछे पड़ी थी, उसमें नाइजर था, चाड था, बुरुंडी था। इधर नाइजर, चाड, नाइजीरिया, कैमरून थे। ठीक है। अब लोहांस करके यूक्रेन में जगह है, दोनबास यूक्रेन में जगह है, क्रीमिया यूक्रेन में जगह है, कुर्स रीजन ये भी कुर्स रीजन रशिया में है, चेचन्या रशिया में है, कैलिंग्राड रशिया में है, सनाई पेलुसुना रशिया में है, पोर्ट सेड इजिप्ट में है, हाफिया इसराइल में है, तल अवीव इसराइल में है, वेस्ट बैंक पैलेस्टीन में है, रामल्ला पैलेस्टीन में है, गाजा पैलेस्टीन में है, गोलन हाइट सीरिया में है, इदलिब सीरिया में है, कुर्दिस्तान टर्की, ईरान इराक सीरिया, हमारा इथोपिया में है, मोगादिशु सोमालिया में है, जिनजियांग चाइना में है, डरफर सूडान में है और टिग्रे इथोपिया में है, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में है, ट्रांसनिस्त्रिया मोल्डोवा में है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, गुरोनो बाद
खासन कजाकिस्तान में है, नागोर्नो कारबाग अजरबैजान में है, सेनकेकू आइलैंड ये जापान का नहीं, जापान, चाइना और ताइवान का है, सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का है, बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है, सितवे पोर्ट म्यांमार में है, कोचिन पोर्ट म्यांमार में है, रखाइन पोर्ट म्यांमार में है, वेस्ट पोपुआ पोर्ट इंडोनेशिया में है, सुलूसी फिलीपींस में है, जब सामने आएगा तो कर दूंगा, एडिस अबाबा इथोपिया में है, बेरूत लेबनान में है, बास्के कंट्री स्पेन में है, अलग अलग मांग रहे हैं, मिंडानो फिलीपींस में है, इस्लामिक ग्रुप है, दमास्कस सीरिया में है, गलगली गलीगली गलीगली ये इजराइल में है, राफा बॉर्डर इजिप्ट और गाजा का बॉर्डर है, वियतनाम, लाओस नहीं, वियंटाने ओकिनावा, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है अमेरिकन आर्मी के खिलाफ, और ओरमो ये ओरोमिया इथोपिया में है, पुटलैंड सोमालिया में है, स्टेट ऑफ होमरिस ओमान और ईरान के बीच में है, गल्फ ऑफ गिनिया, ऑफ कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, स्टेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, अराल सी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कैस्पियन सी में कैस्पियन पड़ता है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अब कैस्पियन सी आ गया, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, डेड सी, इजराइल जॉर्डन वेस्ट बैंक, गल्फ ऑफ अकाबा इजिप्ट बॉर्डर इजराइल, गल्फ ऑफ अकाबा बॉर्डर इजिप्ट बॉर्डर इजराइल जॉर्डन सऊदी अरब, गल्फ ऑफ ईडन बिटवीन यमन एंड सोमालिया, एजियन सी बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, वार्डन सी बॉर्डर ऑफ नीदरलैंड जर्मनी एंड डेनमार्क, लेक ऑफ तुर्खाना बॉर्डर ऑफ केनिया एंड इथोपिया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, जूबा साउथ सूडान में है, अल अल हदीथा सऊदी अरब में है, अल गुफायत यूएई में है, अब्बू मूसा आइलैंड ईरान और यूएई का है, अब्बू मूसा आइलैंड, अब्बू के लिए लड़ाई हो रही है, गुआम आइलैंड यूएसए में है, सनाई रिवर फ्रांस में है, नॉर्मंडी वॉर हुई थी फ्रांस में है, पिरियाइस ग्रीस में है, कैटलोनिया स्पेन में है, सालबाड नॉर्वे ओस्लो नॉर्वे में है, सालबाड नॉर्वे में है, यहाँ पर कुछ अभी हो रहा है, यहाँ पर भी शिपिंग हो रही है, यहाँ पर ओस्लो भी नॉर्वे में है, स्टॉकहोम स्वीडन में है, हेलसिंकी फिनलैंड में है, बेलग्रेड साइबेरिया में है, ZAGREB ये कोस्ट्रिका में है, वॉर्शो पोलैंड में है, सर्बियन क्राजिनिका कोस्ट्रिका में है, ट्रिपोली लीबिया में है, बेंगाजी लीबिया में है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन एंड मोरक्को के बीच में है, कैनरी आइलैंड स्पेन के हैं, कैनरी आइलैंड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, रेजविक आइलैंड आइसलैंड में है, ग्रीनलैंड डेनमार्क में है, ऑटोनोमस टेरिटरी है, बेरिंग स्टेट अमेरिका एंड रसिया के बीच में है, एलियूटियन आइलैंड यूनाइटेड स्टेट में है, हवाना क्यूबा में है, पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस ये तो लॉस एंजलिस में ही होगा, किंगस्टन जमैका, पोर्ट ऑफ सेंटोस ब्राज़ील में है, सेंटोस सर, BUENOS अर्जेंटीना में है, फॉकलैंड आइलैंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है अर्जेंटीना में, डीगो गार्सिया मिलिट्री ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है मॉरिशस में, बाल्टिक सी एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा यूपीएससी ने हमसे पूछा स्पीकर के पावर के बारे में कि जब उसे हटाया जाएगा तो वो प्रोसाइड नहीं करेगा, ठीक है, बोलेगा नहीं भाई, बोलेगा तो है ही नहीं, तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और वोट नहीं देगा, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देगा लेकिन वैसे इंस्टेंस में वोट नहीं देगा, ये गलत है। फिर स्पीकर के बारे में 2004 में पूछा कि स्पीकर ऑफ, ठीक है, जब स्पीकर अपना पद जब छोड़ता है, जब नई संसद होती है ना, उसकी पहली बैठक होती है, उससे पहले पद छोड़ता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बोला क्या था, ये अब एब्रोगेशन सिंड यानी, ठीक है, ऑन प्रपोगेशन ओनली प्रेसिडेंट कैन सम, ठीक है, अगर भाई 5 साल हो गए हैं प्रेसिडेंट ने फॉर्मल रूप से नहीं कर रहा तो लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी। ये स्पीकर की है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होता, ही नीड टू बी मेंबर होना ज़रूरी है उसका, है ना। इफ ही रिजाइन, ये हाँ अगर रिजाइन करेगा तो अपने डेप्यूटी को देगा। फिर इसने हमसे क्या पूछा,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ स्पीकर करेक्ट, ही शोल्ड ऑफिस नहीं, प्लेजर नहीं है, मेंबर होना जरूरी है, इफ़ ही लूज इज ऑफिस अवॉइड नॉर्मल टेन्योर, इफ ही लूजेज हिज ऑफिस इफ द हाउस रिजॉल्व बिफोर, ठीक है अपना ऑफिस लूज कर देगा, इफ़ ही इंटेंडिंग रिजाइन, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये अपना रिज़ाइन देगा उसको। अब 96 में बोल रखा है, 96 आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है कि स्पीकर भाई खुद चेयर पर नहीं बैठेगा, जब उसे हटाने की प्रक्रिया होगी 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, है ना, और उसे हटाने की प्रक्रिया होगी तो वो चेयर पर नहीं बैठेगा, पर वो बोल सकता है, वोट दे सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में, है ना। स्पीकर कैन नॉट, मतलब अब अपने केस में कोई बंदा कैसे कैसे जज बन सकता है। अब इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पार्लियामेंट की बात हो सकती है, दोनों हाउस में है, अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा में स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, लोकसभा का स्पीकर उनमें से आता है, इलेक्शन की डेट फिक्स करता है राष्ट्रपति, ये होल्ड ड्यूरिंग इज लाइफ, जब तक लोकसभा है जब तक उसका पद है, सीज टू बी अ मेंबर, ये अगर ये कब होता है, जब ये अपना पद खाली कब होगा, जब वो मेंबर नहीं रहेगा, अगर वो रिजाइन कर दे तो डिप्टी स्पीकर को दे दे, अगर उसे हटाने का नोटिस आ जाए 14 दिन पहले। अब जब उसे हटाने का नोटिस आएगा तो वो खुद प्रोसाइड नहीं करेगा, प्रेजेंट रहेगा, बोलेगा, वोट भी देगा, पर कास्टिंग वोट नहीं दे पाएगा, है ना। कॉन्टिन्यूस और फिर कॉन्टिन्यूस मतलब नई लोकसभा से पहली बैठक से पहले अपना पद छोड़ता है, मेंटेन ऑर्डर डेकोरम, मनी बिल का डिसाइड करता है, जॉइंट सेटिंग को प्रोसाइड करता है, नो वेट, कास्टिंग वोट देगा, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का हेड होगा, और एक वो होंगे प्राइवेट मेंबर वाली कमेटी के हेड, वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्पीकर इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर, ये जब स्पीकर नहीं होगा तो उसका काम करेगा, हटाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसका सबॉर्डिनेट नहीं है और हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। पैनल, ये डिप्टी ये स्पीकर वो करता है, बनाता है ना। अब जब डिप्टी स्पीकर ना हो तो चलता है, कैन नॉट प्रिसाइड स्पीकर, अगर अगर पद खाली है तो ये लोग ही नहीं करेंगे, तो उसके लिए राष्ट्रपति किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पर बेसिकली सबसे बड़ी उम्र वाला होता है, पर 18वीं लोकसभा में इसको हटा दिया गया था। इसका एक ही काम होता है, पहले शपथ दिलवाना और तुम्हारा स्पीकर का इलेक्शन करवाना, है ना, ठीक है। ओवरसी अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जब राष्ट्रपति का काम कर रहा है तो नहीं रहेगा, अगर रिमूव रिमूव बाय रिमूव लाइक बाय, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाते हैं वैसे हटाते हैं, रिमूव लिंक टू वाइस प्रेसिडेंट, सिमिलर पावर है स्पीकर वाली, बट मनी बिल के बारे में जॉइंट सिटिंग के मामले में थोड़ा पीछे रह गया, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, कास्टिंग वोट डाल सकता है, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड करता है राज्यसभा से, जब जब चेयरमैन नहीं होता उसकी ड्यूटी करता है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, कैन नॉट प्रिसाइड रिमूवल ऑफ रेजोल्यूशन, कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन रिमूवल, जब इसको हटाने का मामला चल रहा है तो ये कुर्सी पे नहीं बैठेगा, बोल सकता है बट प्रिसाइड नहीं करेगा, वोट भी दे सकता है, ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये नॉमिनेट करता है चेयरमैन, जब वो नहीं होंगे दोनों काम करेगा, अगर वैकेंट पद ही नहीं है तो फिर वो भी नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति ऐसे में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। लीडर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ हाउस है, रूल, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रूल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में मेंशन है, रूल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में मेंशन है, लोकसभा में जो जो हाउस है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, मिनिस्टर होगा, राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर होंगे या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, ये सरकार के उसको दिखाते हैं, है ना। और ये डिप्टी लीडर को भी नियुक्त कर सकते हैं, यूएस में जैसे मेजोरिटी लीडर होता है उसकी तरह काम करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बोथ हाउस में प्रेजेंट होते हैं, 1969 से मैटर चल रहा है और 1977 के एक्ट से परमानेंट है ना। अगर दो पार्टी को लगातार बराबर वोट मिली है तो स्पीकर की जिम्मेदारी होगी किसको मिले, वैसे एक 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 जैसा मतलब 10% वोट लाने वाले व्यक्ति को चुना जाता है, ये शैडो कैबिनेट की तरह कार्य करता है, माइनॉरिटी मिनिस्टर की तरह कार्य करता है, सैलरी वैलरी सब कुछ इसकी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं, रैंक सैलरी सब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं, ठीक है। ये रहा
हाँ, सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट, ठीक है। अभी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। पार्टी डिसिप्लिन के लिए वन लाइन विप है, इनफॉर्मल है। अटेंडेंस कोई कंपल्सरी नहीं है भाई, टू लाइन विप है, इंपॉर्टेंट है, आ जाना। आपसे उम्मीद की जाती है आप आ जाओ। थ्री लाइन विप है, बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं आए तो आप पे डंडा बाजेगा। वॉलेशन कैन लीड, अगर विप का वॉलेशन करते हो तो आपको पार्टी से निकाल दिया जा सकता है, अपनी अपनी सत्ता खो सकते हो। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैब्स, उसने बोला था कि अगर लोकसभा में बिल पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल खत्म हो जाएगा। बिल बिल पास बाई लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैब्स, ठीक है, ये भी ठीक है। अ बिल रिगार्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज इंटेंशन समन द हाउस फॉर ज्वाइंट सिटिंग। लैब्स लैब्स नहीं है ये लैब्स नहीं होगा, ये लैब्स नहीं होगा, ये आगे चलेगा, ओनली 1 and 2, ठीक है। फिर इसके ऊपर यूपीएससी ने पूछा था, बिल बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैब्स इट्स प्रोपोगेशन, भाई प्रोपोगेशन पे क्यों होगा, प्रोपोगेशन तो दोबारा आ जाओगे आप। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच नॉट हैज़ बीन पास बाई लोकसभा शैल नॉट बी लैप्स, ठीक है, वो लैप्स नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी राज्यसभा में ही है ना, उन्होंने तो कुछ करा थोड़ी है अभी। दबा जाते हैं हम कि बिल पेंडिंग इन, अब देख लेते हैं। व्हेन लोकसभा डिसॉल्व होती है तो लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर लोकसभा ने पास करके भेजा राज्यसभा में तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर लोकसभा, अगर वो, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग को नोटिफाई कर दिया है तो वो बिल नहीं होगा। सम्मनिंग करता है प्रेसिडेंट। मैक्सिमम गैप 6 महीने का होना चाहिए, 1 साल में मिनिमम 2 बार मिलना चाहिए। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, उसके उसके उस पर करता है ना। बजट सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है, मई टू फरवरी टू मई तक चलता है। फिर तुम्हारा जुलाई सितंबर तक विंटर मानसून चलता है। फिर तुम्हारा अक्टूबर वो क्या बोलते हैं, नवंबर टू दिसंबर तुम्हारा वो शॉर्टेस्ट चलता है, ठीक है। फोकस ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस। एडजमेंट तुम्हारा वो ही करता है, वो क्या बोलते हैं उसे, यार क्या नाम है उस बंदे का, स्पीकर करता है। एडजमेंट डाइंग सिने, ये भी स्पीकर करता है, पर इसमें डेट वेट नहीं बताता। इसके बाद बेसिकली प्रोपोगेशन हो जाता है, हाउस का प्रोपोगेशन हो जाता है ना। एंड ऑफ द सेशन कैन फॉलो, प्रोपोगेशन कर सकता है आफ्टर, है ना, कोई डेट नहीं बताई गई। वैसे तो राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें नोटिस वोटिस के ऊपर। डिसोल्यूशन अप्लाई ओनली लोकसभा, लोकसभा के बेसिक पे अप्लाई होता है, लोकसभा के उसमें अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल हो गई, अपने आप में 5 ऑटोमेटिक हो जाएगी 5 साल के अंदर। यूपीएससी ने पूछ रखा है ये, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कर दे, रिजल्ट इन इनकम्प्लीट टर्मिनेशन ऑफ हाउस, ठीक है। इनकम्प्लीट टर्मिनेशन ऑफ हाउस, नो डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। बिल लैप्स का सिस्टम पढ़ लीजिए। बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा लैप्स होती है। बिल पेंडिंग इन लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा आल्सो लैप्स, बिल पास बाई लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी लैप्स हो जाएगा। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा डू नॉट लैप्स, ठीक है, अब जब उसमें लोकसभा में कोई मतलब ही नहीं है। प्रेसिडेंट वेटिंग फॉर प्रेसिडेंट असेंट अंडर द रिकन्सिडरेशन आफ्टर रिटर्न डज नॉट लैप्स। बिल जॉइंट सिटिंग के लिए मॉडिफाई कर दिया, वो लैप्स नहीं होता। जॉइंट सिटिंग ये 108 के तहत लाई जाती है ना। ये और ये जब एप्लीड ऑर्डनरी बिल में लाई जाती है ना, जब डेडलॉक खत्म होने वाला होता है। प्रेसाइड ओवर स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसाइड ओवर स्पीकर ऑफ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग ऑफ मनी फॉर कॉन्स्टिट्यूटेड अमेंडमेंट, जॉइंट फिटिंग मनी बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग नहीं रह सकती। कोरम भाई एक 10 मेंबर हैं, है ना, ये एक 10 मेंबर की चाहिए। वोटिंग ऑफ हाउस, कोई भी फैसला हाउस में मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से होता है जब तक बताया ना जाए कि दूसरी मेजोरिटी चाहिए। पहले वोट के लिए एस और यस चिल्लाओगे, फिर उसके बाद अगर कोई बंदा चाहे तो डिवीज़न मांग लेगा। अगर कोई बंदे ने डिवीज़न नोट दे दिया तो फिर वोटिंग, वॉइस ऑफ वोटिंग इस चैलेंज, है ना। फिर या तो इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू वोटिंग होगी, या फिर काउंटिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन स्लिप मैनुअल डिवीज़न, या फिर लॉबी का डिवीज़न कर दिया जाएगा। बैलेट वोटिंग, सीक्रेट वोटिंग यूज इन रेयर एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सीक्रेट वोटिंग है। ऐसे द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कास्टिंग वोट यूज्ड बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ टाई। कास्टिंग वोट, इसमें क्या होता है, प्रेसाइडिंग यूज ऑफ टाई से यूज़ करके मारते थे।
कास्टिंग वोट decisive, कास्टिंग वोट decisive होती है। नो quorum इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर वोटिंग, द quorum इज अप्लाई टू सिटिंग एंड प्रोसीडिंग, कोई quorum, नो स्पेसिफिक, नो quorum इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक फॉर वोटिंग, quorum अप्लाई सिटिंग एंड प्रोसीडिंग। ठीक है, 2 मिनट के लिए। जॉइंट सिटिंग 108 के थ्रू होती है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल ऑर्डिनरी बिल पे है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होती है। कोरम एक 10 मेंबर होता है ना। वोटिंग ऑफ हाउस वैसे सिंपल होता है, जब तक बताया ना जाए जब तक कौन सी टाइप की वोटिंग करनी है। ठीक है भाई, तो ये तो हो ही गया। लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 120 है, वैसे इंग्लिश और इंग्लिश है, पर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो किसी को उसकी लोकल लैंग्वेज में मदर टंग में बोलने की अनुमति दे सकता है। और जो जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट आएंगे इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। ठीक है, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, कहीं भी मेंबर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, और बस वोट नहीं दे सकते। यूपीएससी ने हमसे पूछा था प्रोपोगेशन के बारे में, वो पता ही है ना। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस डू सो ऑन एडवाइस ऑफ, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ लोकसभा जनरली, ठीक है, ये भी ठीक है। बाय प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एडवाइस, नहीं, सारा काम उसकी परमिशन से होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन से। देन फिर यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ पावर टू द अर्जन, ठीक है, 9, ठीक है, ये भी ठीक है। स्पीकर प्रोपोगेशन नहीं कर सकता, एडजन कर सकता है। कि ये है कि 5 साल के बाद अपने आप डिजोल्व हो जाएगी लोकसभा, जरूरी नहीं है कि उसे डिजोल्व करने की ज़रूरत है ना। फिर एक स्पीकर वाला है कि स्पीकर पहली बैठक, जब जो नई लोकसभा आएगी उसकी पहली बैठक तक अपना पद धारण करता है ना। अभी इसमें है कि लोकसभा कैन बी डिजोल्व बिफोर 5 साल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर प्रोवाइड 356, प्रेसिडेंट कैन मेक, ये है कि प्रेसिडेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है ना वो पार्लियामेंट को सौंप सकता है, या किसी अदर या किसी दूसरी अथॉरिटी को सौंप सकता है। प्रेसिडेंट एक्ट एंड एडवाइस, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, जिसमें वो पार्लियामेंट को सम्मन करता है, प्रोपेगेशन करता है, डिसॉल्व करता है। यूजुअली प्रोपेगेशन हो जाता है एडजमेंट साइन डाइन के बारे में, एडजमेंट साइन डाई के बारे में, पर राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है प्रोपेगेट। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देता है लोकसभा को एड ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मेजोरिटी की बात होती है, सिंपल मेजोरिटी पॉलिटी कंप्लीट करूँगा आज। मेजोरिटी की बात होगी, सिंपल मेजोरिटी है ना, सिंपल मेजोरिटी है ना। जनरल रूल फॉर डिस्कशन मेकिंग अनलेस स्पेसिफाइड, डिफाइन मेजोरिटी मेंबर बाय प्रेजेंट इन वोटिंग, जनरल रूल फॉर डिस्कशन मेकिंग अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब जनरल डिस्कशन अगर अलग से मेजोरिटी नहीं मांगी गई तो सिंपल मेजोरिटी चलेगी। जैसे मनी बिल फाइनेंस बिल में पासिंग अर्जेंटमेंट मोशन नो कॉन्फिडेंस, अर्जेंटमेंट पासिंग अर्जेंटमेंट नो कॉन्फिडेंस सेंसर मोशन ऑफ थैंक्स, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। ठीक है, इलेक्शन ऑफ डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा है ना। पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन डिसअप्रूव बाय नेशनल इमरजेंसी, इफेक्टिव मेजोरिटी है भाई 5 लोग अगर नहीं आए तो उन्हें माइनस करके कर दो, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आए तो आप उनके आधार पे वो निकालोगे। ये जितने भी तुम्हारे लोग हटाए जाते हैं ना, जितने भी तुम्हारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर हटाए जाते हैं वो इससे हटाए जाते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। एब्सोल्यूट मेजोरिटी है भाई जितने लोग आए हैं सबको जोड़ दो, मतलब जितनी सीटें उतना जोड़ोगे। आप 245 है तो 123 जोड़ोगे, ऐसा नहीं जोड़ोगे कि 5 लोग, पाँच नहीं है तो 5 क्यों नहीं जोड़ोगे। ये कभी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी कभी स्टैंड अलोन में नहीं होती, ये स्पेशल मेजोरिटी के कंपोनेंट के रूप में होती है। इस स्पेशल मेजोरिटी 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्पेशल मेजोरिटी, इसमें क्या होता था, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर चाहिए वोटिंग के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें आप क्या करोगे, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल करना है, हाई कोर्ट के जज का रिमूवल करना है,
कैग का रिमूवल करना है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल करना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लेना है, ये सब होगा उससे। स्पेशल मेजोरिटी टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। इसके लिए तुम्हारा बस 2/3 चाहिए, ये नहीं चाहिए कि कितने लोग आए हैं प्रेजेंट वाला। ये राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में है, ये और कहीं यूज़ नहीं होती। इस 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ओनली इन एक 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना। ये भी बहुत ईजी है। ये राज्यसभा में चाहिए ओनली ऑल इंडिया स्टेट सर्विस बनाने के लिए और स्टेट लिस्ट के मैटर को पार्लियामेंट में लॉ बनाने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट, ये भी ठीक है, इसमें 7 शेड्यूल है, बाकी सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। GST है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और आर्टिकल 368 है, GST काउंसिल है ना, ये सब है। अब क्वेश्चन आवर जो पहला घंटा होता है ना, वो क्वेश्चन आवर होता है। मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसमें एक तो होगा स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, और ये एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और एक होता है प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन। जो प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछोगे उसमें आपको ना पीले पीले रंग का वो दिया जाएगा, और जो 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 वो है तुम्हारा, वो हल्के गुलाबी रंग का होगा। हल्के गुलाबी रंग का पन्ने पे दिया जाएगा वो, मतलब जो जल्दी पूछते हैं, शॉर्ट टाइम वाला है। इस पर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ओरल होगा ये वाला। और जो अनस्टार्ड है ये आपको वाइट पेपर पे दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, रिटर्न में मांगते हो आप। और जो आपका स्टार्ड है ये आपको ग्रीन पेपर में दिया जाएगा, इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओरली होता है, ठीक है ना, ठीक है ओरली। फिर कलर हमने पढ़ लिया। 0 आवर इंडिया की देन है, 1962 में शुरू हुआ था। कहीं पर रूल कहीं मेंशन नहीं है। क्वेश्चन आवर के बाद और तुम्हारा जो मेन काम है उससे बीच का आवर है मोशन। कई सारे मोशन हो गए। सब्सटेंसिव मोशन, इंडिपेंडेंट मोशन होता है ये, मतलब जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, ये ओरिजिनल मोशन को रिप्लेस कर देता है। सब्सिड्यूट मोशन ये ओरिजिनल मोशन के साथ आता है, जैसे अमेंडमेंट आ गए। कॉलिंग अटेंशन मोशन 1954 में था, ये भी इंडिया का इनोवेशन है, पर ये रूल में है। ये किसी अर्जेंट मैटर पर उसका ध्यान खींचने के लिए, भैया ये बताओ ये मैटर चल रहा है, हाफ एन आवर ऑफ डिस्कशन। ये हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उस पर चल रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट हाफ एन आवर डिस्कशन, उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है, इसके स्पीकर की परमिशन की ज़रूरत होती है। अब एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, रूल 193 ऑफ लोकसभा, 2 घंटे की चर्चा हो जाएगी इस पर, है ना। और स्पीकर की ज़रूरत होती है ना। और पब्लिक और वोटिंग, कोई फॉर्मल मोशन नहीं होगा, ना कोई वोट होगी, बस चर्चा होगी। अर्जेंटमेंट मोशन, ये अर्जेंटमेंट मोशन है, ये ओनली लोकसभा में लाया जाता है ना। 50 मेंबर चाहिए गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट सस्पेंड तो नहीं होगी, बट गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत आ सकती है, मतलब थोड़ा बेइज्जती हो सकती है। इसमें एक तो अर्जेंट मैटर लाया जाएगा जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, एक बार में एक मैटर कवर होगा। कोई स्पेसिफिक मैटर, ऐसा मैटर होगा, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए, ना कि कोई वेग मैटर होना चाहिए। किसी के प्रिविलेज पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। रिवाइव ऑन मैटर डिस्कशन, इट्स नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर हैज़ बीन डिस्कस इन सेम सेशन। उस मैटर को डिस्कस नहीं किया जाएगा जो सेम सेशन में डिस्कस हो चुका है। और कोई ऐसा मैटर नहीं ला पाएंगे जो कोर्ट में चल रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं उठा पाएंगे। जो 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 क्वेश्चन है वही है। सेंसर मोशन भी ओनली लोकसभा में लाया जाता है, किसी मिनिस्टर या इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, टू स्पेसिफाई रीजन फॉर सेंसर, ठीक है। पास हो गया जो जरूरी नहीं है सरकार गिर जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा में लाया जाता है। 50 मेंबरों की उसकी ज़रूरत है, कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। पास हो गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लाती है। प्रिविलेज मोशन किसी मिनिस्टर के खिलाफ लाते हैं जिसने कोई गलत जानकारी दी है। ये 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 भी स्पीकर और चेयरमैन की सलाह से लाते हैं। ये भी राज्यसभा लोकसभा में दोनों ला सकते हैं कि भाई जिसने कोई गलत जानकारी दी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, point of order raised by a member when proceeding do not conform rule procedure,
ठीक है। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर रेज बाय अ मेंबर व्हेन प्रोसीडिंग डू नॉट कंफर्म रूल ऑफ प्रोसीजर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब लाते हैं, जब भाई जो प्रोसीडिंग चल रही होती है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, प्रोसीडिंग ऑफिसर डिबेट अलाउड नहीं होती है ना। कैन बी मतलब अगर कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी है जब ला सकते हैं, पर जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा। देन स्पेशल मेंशन ये ओनली अवेलेबल इन राज्यसभा में है। ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पे लाते हैं, परमिशन प्रेयर परमिशन से मांगते हैं। रिजोल्यूशन फॉर्मल रिजोल्यूशन लाएंगे, जैसे प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन लाएगा, गवर्नमेंट मेंबर रिजोल्यूशन लाएगा। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन में मिनिस्टर नहीं होता, ये ओनली फ्राइडे आफ्टरनून में होता है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है। अब यूपीएससी ने हमसे ये पूछा था, क्या पूछा था यूपीएससी ने वेनेजुला में पूछा था कि रैपिड ग्रोथ हुई है और ऑयल लार्जेस्ट ऑयल है। भाई रैपिड ग्रोथ तो हमने गलती कर दी, रैपिड ग्रोथ। अब ओपेक का मेंबर वेनेजुला में के अलावा कौन है? इक्वाडोर है। अब यमन एंड साउथ सूडान में भी भूखमरी चल रही थी। फिर ओएनजीसी मित्तल ने नाइजीरिया में $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। पनामा फर्स्ट नेशन बनाया जिसने अपने यहाँ जो लोकल कम्युनिटी है उसको क्लाइमेट चेंज की वजह से हटा दिया। गार्दी सोआब कंट्री, गार्दी सुगडब आइलैंड से हटा दिया। वेनेजुला और गुआना का बॉर्डर लगता है, इसी क्यूबो बॉर्डर लगता है। बोलीविया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बोलीविया में आग भी लगी है। कोलंबिया में वाटर राशनिंग शुरू करी है बोगोटा में, कोलंबिया में बोगोटा नाम की जगह है, वहाँ पर वाटर राशनिंग शुरू कर दी। चिले में एक जगह है वेल पार्सियो रीजन, यहाँ पर आग लग गई चिली में, वेल पार्सियो रीजन में। ब्राज़ील में रियो ग्रांडे सोल, यहाँ पर बहुत तगड़ी वो आई है, बाढ़ आई है। वेस्टर्न सहारा के लेकर इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही है मोरक्को एंड पोलिस सियारो फ्रंट के बीच में। टिग्रे इथोपिया की कम्युनिटी है, पीस एग्रीमेंट हो गया। सुडान एंड डरफर, सुडान में एक जगह है डरफर, वहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग हुई थी और पोस्ट कूप अनरेस्ट भी है। सुडान में डैम कोलैप्स हुआ है। तंजानिया में फ्लड आई है ना, और लैंडस्लाइड आया है। जिम्बाब्वे में भाई वो ड्रॉट आ गया, जिसे डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया। नाइजीरिया में फ्लड आई है। एक अलाउ डैम है वो कोलैप्स हो गया। और नगाड़ा रिवर है। केनिया में फ्लड आई है बहुत। मोजाम्बिक काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में इस्लामिक इमरजेंसी है। सोलोमन आइलैंड ने चाइना के साथ पैक्ट साइन कर दिया। मोरक्को में अर्थक्वेक आया है। जापान के ओकिनावा में मैटर चल रहा है, उसके साथ यूएस आर्मी को भगाओ। जापान में नोटो पेनिनसुला है, यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। चाइना में फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर है। थर्मल पावर से बिजली नहीं बनेगी, हीट से बिजली बनेगी। एफिशिएंसी इसकी 24% है। देन ताइवान में अर्थक्वेक आया था। स्पेन में फ्लड आया है, और ये बास्क्यू करके कंट्री है, वो इंडिपेंडेंस मांग रही है। लैम्पेडूसा इटली में भाई एक संगी माइग्रेंट पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन पहली कंट्री G7 कंट्री बना है, इसने कोल का यूज़ बंद कर दिया बिजली बनाने के लिए, और इसने अपना आखिरी वो भी बंद कर दिया। डेनमार्क पहली कंट्री बना है जिसने बोला है कि लाइव स्टॉक पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए टैक्स लगाएंगे। आइसलैंड में एक जगह है, उसका नाम है ग्रिंडाविक रीजन है, वहाँ पर अर्थक्वेक आए हैं और वॉल्केनो आए हैं। आइसलैंड में एक जगह है, मल्टीपल वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। सुंडू काइगर वॉल्केनिक। यूएसए में खत्म कर दूंगा आज मैं, और वो भी शुरू कर दूंगा। यूएसए में एक जगह है कैलिफोर्निया, यहाँ पर लार्ज स्केल फ्लडिंग आई है। इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ पर फ्लैश फ्लड आई है। इंडोनेशिया में पापुआ एक पापुआ जगह है, वहाँ पर आर्म रिबेलियन हो रहा है। पापुआ में, इंडोनेशिया में जगह है पापुआ। इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट रैंग में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। पापुआ न्यू गिनी में भाई मैसिव लैंडस्लाइड आई है। पापुआ न्यू गिनी में भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट उलावन में। पापुआ न्यू गिनी जगह भी है, और पापुआ एक जगह भी है इंडोनेशिया में, है ना। एक इस्लामिक ग्रुप आ चुका है ना। नहीं, इस्लामिक ग्रुप तो फिलीपींस में आया है, जगह है मिंडानो, वहाँ पर इस्लामिक ग्रुप आया है। और यहाँ और मलेशिया में एक कम्युनिटी है, सभा कम्युनिटी। मलेशिया में एक बजाऊ कम्युनिटी, उसको हटाया जा रहा है क्योंकि सभा करके रीजन है, और मलेशिया बोर्नियो में अर्बनाइजेशन हो रहा है। साउथ ऑस्ट्रिया एंड अबखाइया जॉर्जिया ने जॉर्जिया में रशियन बैक सेपरेटिस्ट है जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं।
ट्रांसनिस्त्रिया मोल्डोवा में है, रशियन बैक ग्रुप हैं जो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, और तुम्हारा मिंडान, और ये पापुआ न्यू गिनी में माउंट 11 करके जगह है, वहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। थैंक यू।